सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देख लिया था पीडीएफ लोडर और टेक्स्ट लोडर के बारे में। और हमने एक वेबसाइट को कैसे लोड करते हैं वो भी हमने थोड़ा सा देख लिया था। अब उसको हम थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 से बिना किसी देरी के। तो हम लोग इस लेक्चर में एडवांस डेटा इंजेक्शन देखेंगे, लोडिंग डेटा फ्रॉम डायनामिक सोर्सेज, जैसे कि हमारी हमारी वेबसाइट्स हो गई या हमारे विकीपीडिया आर्टिकल्स हो गए या हमारे आर्शिव रिसर्च पेपर्स हो गए। ठीक है, तो वहाँ से हम डेटा को कैसे लोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, हम उसके बारे में देखेंगे। इन द प्रीवियस पार्ट वी लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल। एवरी लोडर हैज़ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्वर्ट सम एक्सटर्नल डेटा सोर्स इनटू लैंगचेन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हर एक फाइल टाइप का अपना खुद का लोडर है और वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और हमने टेक्स्ट फाइल्स और पीडीएफ फाइल्स का देख लिया था लोडर, कि अगर हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स हैं या फिर पीडीएफ फाइल्स हैं तो उसको हम कैसे लोड कर सकते हैं, वो हमने देख लिया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू द जर्नी, बट इंस्टेड ऑफ लोडिंग फाइल्स स्टोर्ड ऑन आवर कंप्यूटर, हम इस लेक्चर में उन फाइल्स के बारे में नहीं देखेंगे जो हमारे कंप्यूटर पर स्टोर्ड है। We will load dynamic data sources like websites, research papers and Wikipedia articles। ठीक है, हाँ, हम इन चीज़ों को, वेबसाइट, रिसर्च पेपर्स और विकीपीडिया आर्टिकल्स को कैसे लोड कर सकते हैं, हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ऑल्दो दीज सोर्सेज आर completely different, LangChain still presents them to the rest of the pipeline in the exact same format and which is document objects। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में हम लोग देख ही लिए थे कि हमारे पास चाहे लोडर अलग अलग हों, लेकिन वो रिटर्न क्या करते हैं, आउटपुट क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वो आउटपुट करते हैं और वही रेस्ट ऑफ द पाइपलाइन में यूज़ होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लोडिंग डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट। सो until now every data source lived on our machine। अब तक हमारी जो फाइल्स थी वो हमारे लैपटॉप पर स्टोर्ड थी, बट मैनी एआई एप्लीकेशंस डोंट वर्क ऑन लोकल फाइल्स। Instead, they answer questions from websites. For example, company documentation, blog posts, knowledge base, news websites। तो कुछ आजकल की कुछ नए नए एप्लीकेशंस, एआई एप्लीकेशंस कुछ इस तरह से बने हैं कि वो आंसर दे पा रहे हैं न्यूज़ वेबसाइट्स को पार्स करके, ब्लॉग पोस्ट्स को पार्स करके, कंपनी डॉक्यूमेंटेशन को पार्स करके। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, अगर मैं यहाँ पर आपको एक बेटर ऑथ की डॉक्यूमेंटेशन पर ले चलूँ। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है। अगर आप लोगों ने फ्रंट एंड पढ़ी हो तो इसकी मदद से हम ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अब इनके पास कुछ अपनी पूरी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे कैसे आप इन्होंने जो बेटर ऑथ लाइब्रेरी बनाई है इसको अपने एप्लीकेशन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कैसे। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आस्क एआई का। अगर मैं यहाँ पे आस्क एआई पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेटर ऑथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो उन्होंने चैटबॉट बनाया है, ये चैटबॉट इन्हीं की डॉक्यूमेंटेशन पर ही ट्रेंड है। मतलब कि मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो उसका आंसर इस डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक ही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब इन्होंने एक तरीका, इसका क्या हो सकता है, एक तो तरीका ये है कि इन्होंने जो पूरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई होगी उसको वो कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट फॉर्म में कहीं तो स्टोर्ड होगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि उस स्टोर्ड डेटा को यूज़ कर लो अपने चैटबॉट को ट्रेन कराने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि ये जो लिंक है इस लिंक को दे दो लैंगचेन को, इस लिंक को दे दो लैंगचेन को, लैंगचेन इस लिंक को पार्स करेगा, इस वेबसाइट को पार्स करेगा और सारे जितना भी टेक्स्ट डेटा है, जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके और उसको अवेलेबल कराएगा डेटा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो एक तो तरीका, दूसरा तरीका ये है और वही तरीका हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट मैनी एआई एप्लीकेशंस डोंट वर्क ऑन लोकल फाइल्स, इंस्टेड दे आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम वेबसाइट्स। नाउ थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अ वेबसाइट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस। जो एक वेबसाइट होती है वो सिर्फ कलेक्शन होती है HTML पेजेस का। अगर मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर ये पूरी HTML ही तो है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस। आवर AI कैन नॉट अंडरस्टैंड HTML, सो द पाइपलाइन बिकम्स। अगर हमारा AI HTML अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो हमारी पाइपलाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास वेबसाइट URL है, उसके अंदर अगर एक वेबसाइट HTML पेजेस से बनी है तो सबसे पहले उन सारे पेजेस को डाउनलोड कर लो।
डाउनलोड HTML, और उसके अंदर जो भी रीडेबल टेक्स्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मेन कंटेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट रीडेबल टेक्स्ट, और उसको कन्वर्ट कर लो इनटू डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक तो तरीका ये है। Notice after this step, the rest of the rec pipeline doesn't even know the data originally came from a website। क्योंकि जो हमारी रेस्ट ऑफ द रेक पाइपलाइन है उसको मतलब ही नहीं है ना कि डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है। उसको तो बस डेटा चाहिए और उस पर वो अपना जो भी हमने कोड लिखा होगा, जो भी लॉजिक लिखा होगा, उस पर वो अपना काम करेगी। एम्बेडिंग्स बनेंगे, एम्बेडिंग्स वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगा। लेकिन जो हमारा मेन काम हो रहा है वो यहाँ पर लोडर ही कर रहे हैं। वो वेबसाइट यूआरएल पर जाएंगे, डाउनलोड करेंगे एचटीएमएल पेजेस को, एक्सट्रैक्ट करेंगे रीडेबल टेक्स्ट को और कन्वर्ट कर लेंगे उसको डॉक्यूमेंट को। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा लोडर यूज़ होता है? एक ये वेबसाइट वाले जो हम यहाँ पर जो वेबसाइट है उसको, उसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पार्स करने के लिए कौन सा लोडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं? उसका नाम है वेब बेस्ड लोडर। LangChain प्रोवाइड्स अ लोडर स्पेसिफिकली फॉर वेबसाइट्स। ये लोडर क्या करता है? ये लिंक पर जाता है, वेबसाइट यूआरएल पर जाता है, HTML को डाउनलोड करता है, एक्सट्रैक्ट करता है रीडेबल टेक्स्ट को और कन्वर्ट कर देता है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले हम लोडर को इंपोर्ट कर लेंगे LangChain फ्रेमवर्क में से, LangChain_community डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट वेब बेस्ड लोडर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लोडर क्रिएट कर लिया, वेब बेस्ड लोडर और वेब पाथ्स। यहाँ पे हम वेब पाथ नहीं भेज रहे, वेब पाथ्स भेज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिंक भेज दिया कि कौन सी वेबसाइट को हमें पार्स करवाना है। और यहाँ पर हम एक लिंक के बजाय मल्टीपल लिंक्स भी भेज सकते हैं कि अगर हमारा डेटा मल्टीपल वेबसाइट, हम चाहते हैं कि हमारा जो चैटबॉट है वो मल्टीपल वेबसाइट्स के डेटा पर ट्रेंड हो। ठीक है, तो जो जो वेबसाइट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, हमारा जो लोडर है उन सारी वेबसाइट्स पर जाके उन सारे वेबसाइट्स पर जो भी रीडेबल कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर, उसको पार्स करके एक्सट्रैक्ट कर लेगा। नोटिस समथिंग इंपॉर्टेंट, इट यूजेस वेब पाथ्स इंस्टेड ऑफ वेब पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगा करके आप मल्टीपल लिंक्स भेज सकते हो। वाई? बिकॉज अ रियल एप्लीकेशन ऑफन लोड्स मल्टीपल वेब पेजेस, नॉट जस्ट वन। कंसेप्चुअली हमारे पास पेज ए, पेज बी, पेज सी, और वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट ए, डॉक्यूमेंट बी, डॉक्यूमेंट सी में। वन लोडर कैन इंजेस्ट मैनी यूआरएल्स टुगेदर। तो जैसे एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, सिमिलरली एक पेज को हमारा जो लोडर है वो एक पेज को कन्वर्ट कर देगा डॉक्यूमेंट ए में, पेज दूसरा जो पेज होगा उसको कन्वर्ट कर देगा डॉक्यूमेंट बी में, तीसरा जो पेज होगा उसको कन्वर्ट कर देगा डॉक्यूमेंट सी में। तो एक तरह से यहाँ पे लोडर ही उसको मल्टीपल चंक्स में स्प्लिट कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है विद रॉ वेब पेजेस? सपोज अ वेब पेज लुक्स लाइक दिस। ठीक है, हमारा जो वेब पेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है। उसके पास लोगो होता है, होम, प्रोडक्ट्स, सर्च, कैटेगरीज, मेन आर्टिकल्स, कमेंट्स, फुटर, प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमारा जो एक वेब पेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इफ वी ब्लाइंडली scrape everything, our document becomes full of noise. Imagine asking explain transformers. The retrieved document might contain privacy policies, search, archives, categories, subscribe, contract। ठीक है, इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यहाँ पे जब जो मैंने आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर हम एक HTML वेब पेज को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर सब कुछ आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया था लोगो, होम, प्रोडक्ट, सर्च। तो उसके बारे में जितने भी हमारे पास इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आ जाएगी हमारे पास। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर दिखाता हूँ तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो डिव क्लास, क्योंकि अगर मैं HTML पेज को डाउनलोड कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा HTML उठ के आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डिव क्लास कर्सर है, डेटा स्लॉट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे चाहिए ही नहीं ना। ये जो इतना बड़ा पाथ क्लास आया है ये मेरे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। क्योंकि मेरे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? मेरे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके दिखाऊं, जो यहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन गाइड पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे जो एक्चुअल टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मेरे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो रीडमी, डॉक्स और ये लोगो है, ये सब तो मेरे लिए इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है कि अगर हम ब्लाइंडली स्क्रैप करेंगे सब कुछ तो हमारी डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा फुल ऑफ नॉइस आ जाएगी। जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ जाएगी। अब मान लो अगर मैं एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर्स पूछता हूँ या एक्सप्लेन रिकर्जन पूछता हूँ तो उसमें फालतू वाली चीज़ भी आती रहेंगी। अगर हमारा जो LLM है वो अगर फालतू डेटा पे ट्रेन होगा तो अगर मैं उससे कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करवाऊँगा तो वो भी फालतू जनरेट करेगा।
अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगा। सो ये हमारी प्रॉब्लम है। These pieces have nothing to do with the actual article. Poor input eventually leads to poor retrieval. ठीक है। अब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि हमें ये जो फालतू चीज़ें हैं इनको रिट्रीव नहीं, इनको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल वेब पेजेस, सिलेक्टिव एक्सट्रैक्शन क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल वेब पेजेस वी वांट ओनली द मीनिंगफुल पार्ट्स। ओके, थिंक ऑफ इट लाइक हाईलाइटिंग ओनली द यूजफुल सेक्शंस ऑफ अ बुक। सपोज अ वेब पेज कंटेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, नहीं तो वेब पेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेब पेज में ये सब कुछ है, div class post title, div class post content. If our chatbot only answers questions from the article we don't need, जैसे कि कमेंट्स हो गए, फुटर हो गए, नेविगेशन बार, ये हमें चाहिए ही नहीं। यहाँ पे क्लास फुटर, ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये हमें चाहिए ही नहीं ना। तो हम इसको सबसे पहले जब हम HTML पेजेस डाउनलोड कर रहे होंगे तो उस इन सारी चीज़ों को हमें रिमूव करना पड़ेगा, अगर हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं तो। अब ये रिमूव कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। वी ओनली नीड टाइटल, आर्टिकल, हेडर, जो मेन टाइटल है, जो मेन आर्टिकल है, और अगर हेडर में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो हम रख लेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी पिक्चर में आती है जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, दिस इज वेयर ब्यूटीफुल सूप एंटर्स द सिस्टम। रिमेंबर, लैंगचेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स। तो लैंगचेन हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ब्यूटीफुल सूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द HTML स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, और उसके बाद वो जो HTML वेब पेज है उसको अंडरस्टैंड करता है ब्यूटीफुल सूप, और ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करता है। थिंक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक दिस, कि हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट का जो जितना भी पूरा हमने HTML वेब पेज डाउनलोड किया था वो पूरा का पूरा उठ के ब्यूटीफुल सूप पर जाता है। ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी क्या करती है, उस पूरे HTML स्ट्रक्चर को एनालाइज करती है, और उसमें से जो रेलिवेंट HTML एलिमेंट्स होते हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करती है उस पूरे HTML वेब पेज में से, और उसको प्रोवाइड कर देती है लैंगचेन को, और लैंगचेन उसको कन्वर्ट कर देता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे जो हमारी ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी है इसलिए इतनी पावरफुल है, क्योंकि ये जो इंटरनली जिस तरह से ब्यूटीफुल सूप को लिखा गया है वो जो पूरा HTML स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझ सकती है, और उसमें जो फालतू चीज़ें हैं उसको हटा देती है, और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रखती है और लैंगचेन को दे देती है, और लैंगचेन फिर उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या कह रहा है ये, ईच टूल सॉल्व्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल सूप फाइंड्स द यूजफुल HTML लैंगचेन पैकेजेस दैट एक्सट्रैक्टेड कंटेंट इनटू डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हर एक टूल, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप को हम HTML में इंक्लूड कर रहे हैं कि हम जब HTML जब वेबसाइट हम लोग पार्स कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ रही है। जब हम टेक्स्ट लोड कर रहे थे वहाँ पे नहीं पड़ रही थी, जब हम PDF लोड कर रहे थे वहाँ पर नहीं पड़ रही थी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ईच टूल सॉल्व्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फिल्टरिंग ओनली यूजफुल HTML, यही हमारी ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी कर रही थी। सपोज वी ओनली वांट पोस्ट टाइटल, पोस्ट हेडर, पोस्ट कंटेंट। यहाँ पर अगर हमें HTML स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि हमें जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ पोस्ट टाइटल के अंदर है, पोस्ट हेडर के अंदर है, पोस्ट कंटेंट के अंदर है कंसेप्चुअली, तो हम ब्यूटीफुल सूप को स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि तुम सारी जो भी कंटेंट इसके अंदर है, टाइटल हेडर कंटेंट के अंदर है, तुम सिर्फ उसको ही एक्सट्रैक्ट करना और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना। तो द कन्फिग्रेशन लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो हमारी कोड की कुछ इस तरह से कन्फिग्रेशन हो जाएगी। वेब बेस्ड लोडर, वहाँ पे हमने वेब पाथ दे दिया है कि किस वेबसाइट से हमें HTML वेब पेज डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट को पार्स करना है, और BS_quarks के अंदर हम लोग ये डिफाइन कर देते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल सूप शुड पार्स द वेब पेज। ठीक है, आपको यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि अगर कभी आप किसी वेबसाइट को पार्स कर रहे होगे तो वहाँ पर आप ब्यूटीफुल सूप जैसी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ब्यूटीफुल सूप ही यूज़ करनी है। अगर मार्केट में कोई और अच्छी या कोई और एडवांस्ड लाइब्रेरी आ जाती है जो कि HTML स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से समझ सकती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को सिर्फ लॉजिक समझना है कि अगर हम वेबसाइट पार्ट्स कर रहे हैं तो उसमें जो पूरा HTML स्ट्रक्चर है तो पूरा हमारे काम का नहीं है, उसमें बहुत सारी नॉइस है, बहुत सारा फालतू डेटा है, तो हमें सिर्फ उतना ही डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जो हमारे काम का है, बाकी डेटा को हमें इग्नोर कर देना है।
और वन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जो इसने बताई है वो है सूप स्ट्रेनर। कंसेप्चुअली जो हमारा पूरा HTML वेब पेज है वो सूप स्ट्रेनर के पास जाएगा, और जो हमने क्लास सिलेक्टेड, जो हमारी सिलेक्टेड क्लास होंगी, जो हमने स्पेसिफिकली डिफाइन करी होगी कि हमें इस क्लास का कंटेंट चाहिए या फिर इस क्लास का कंटेंट चाहिए, तो सूप स्ट्रेनर सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड क्लासेस का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देता है LangChain को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक ये लाइब्रेरी, ये लॉजिक है जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं अगर हम किसी वेबसाइट को पार्स करना चाहते हो। तो वहीं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि हमारे पास क्लास पोस्ट टाइटल है, क्लास पोस्ट कंटेंट है, पोस्ट हेडर है, फुटर है, और हम चाहते हैं हमें सिर्फ पोस्ट टाइटल का कंटेंट चाहिए, क्लास पोस्ट टाइटल का कंटेंट चाहिए, पोस्ट कंटेंट का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और पोस्ट हेडर की इंफॉर्मेशन चाहिए, फुटर और मेन्यू की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम ये स्पेसिफिकली बता सकते हैं हमारे ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को कि हमें सिर्फ ये वाले क्लास का ही कंटेंट चाहिए। तो हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि सूप स्ट्रेनर के हमने क्लास डिफाइन कर दी, पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट, पोस्ट हेडर, और कुछ इस तरह से हम, हमारा सिंटेक्स हो जाएगा, उसको पार्ट्स ओनली वेरिएबल के अंदर रख देंगे। और ये दिस स्पेसिफिकली टेल्स ब्यूटीफुल सूप इग्नोर एवरीथिंग एक्सेप्ट दीज क्लासेस। ठीक है, सिर्फ इन क्लासेस का ही कंटेंट हमें एक्सट्रैक्ट करके दो और बाकी क्लासेस को इग्नोर कर दो। द रिजल्ट इज़ अ मच क्लीनर डॉक्यूमेंट। So instead of storing menus, navigation, advertisements, footer, our AI only stores the actual article. Cleaner input almost always improves downstream retrieval quality. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, बहुत सारी वेबसाइट्स में आप लोग ने देखा होगा एड्स लगे होते हैं। आप कहीं पर भी क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल जाता है एड वाला। ठीक है, अगर हम ब्लाइंडली उस वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे होंगे तो जो एड का डेटा है वो भी आ जाएगा, हमारे ट्रेनिंग डेटा का पार्ट बन जाएगा, वो भी जो ऐड का डेटा होगा। लेकिन जो ऐड का डेटा है वो तो इरेलीवेंट है, वो तो हमारे काम का डेटा है नहीं, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, हम ब्यूटीफुल सूप को स्पेसिफिकली बता देंगे कि हमें कौन कौन सी क्लास का कंटेंट चाहिए। ओके, और हमें क्लीन डेटा क्यों चाहिए होता है, वाई क्लीन डेटा ड्यूरिंग इंजेक्शन, ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको पता ही होगा। मैनी बिगनर्स थिंक क्लीनिंग हैपन्स लेटर, एक्चुअली द अर्लियर यू रिमूव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को जितना जल्दी रिमूव कर सकोगे द बेटर। एवरी लेटर स्टेज बिकम्स, इमेजिन 2 वर्जन्स। हमारा वर्जन 1 है कि हमारे पास आर्टिकल है, मेन्यू है, फुटर है, कॉपीराइट है, आर्काइव्स है, सर्च है। और वर्जन 2 है सिर्फ आर्टिकल है, ना हमारे पास सर्च है, ना हमारे पास आर्काइव्स है, ना एड्स हैं, ना फुटर है, ना मेन्यू है, ना कॉपीराइट है। विच वन वुड यू रादर एम्बेड? ऑब्वियसली वर्जन 2। लेस नॉइस मीन्स बेटर एम्बेडिंग्स, better similarity search, better answers. This is why ingestion is not just reading files, it's also about extracting the right information. ठीक है, तो हम इंजेशन में, डेटा इंजेशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ फाइल्स को रीड नहीं कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए करेक्ट है, जो हमारे लिए रेलिवेंट है, हम सिर्फ उसी को ही एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हम किस तरह से, एक अगर हमारे पास एक वेबसाइट का लिंक है तो उस वेबसाइट में से हम किस तरीके से हम उसके डेटा को पार्स कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि हम लोडिंग रिसर्च पेपर्स डायरेक्टली फ्रॉम आर्शिव। अगर आप लोग आर्शिव जानते हो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे के सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हम डायरेक्टली आर्शिव में से रिसर्च पेपर्स को कैसे लोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। नाउ लेट्स मूव बियॉन्ड वेबसाइट्स। ठीक है, तो सपोज़ योर नॉलेज सोर्स इज़ नॉट अ वेब पेज। अब आपका जो नॉलेज सोर्स है, आप डेटा को किसी वेब पेज से नहीं लोड करना चाहते हो, आप डायरेक्ट आरसीव से लोड करना चाहते हो, तो LangChain हमें ये वाली फीचर भी प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टली आरसीव से रिसर्च पेपर्स को लोड कर सकते हैं। बट रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड ऑन आरसीव, इट इज़ नॉट अ वेब पेज। तो हम, एक तो तरीका ये है कि आरसीव का ब्राउज़र ओपन करो, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको सेव करो, और फिर उसके बाद उस पर पीडीएफ लोडर लगाओ। ठीक है, ये तो एक तरीका है, लेकिन ये बहुत स्लो तरीका है। LangChain अलाउज अस टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद आरसीव। ठीक है, LangChain इंटरनली उन्होंने अपना कोड इस तरह से लिखा हुआ है कि डायरेक्टली उन्होंने आरसीव से कनेक्ट कर रखा है और हम डायरेक्टली आरसीव से रिसर्च पेपर्स फैच कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा कि पेपर आईडी इन द सेंस, हर एक रिसर्च पेपर की एक यूनिक आईडी होती है, तो वहाँ पर हम पेपर आईडी को यूज़ करेंगे। हम अपने कोड में बताएंगे कि हमें ये वाली पेपर आईडी, ये वाली रिसर्च पेपर की जो पेपर आईडी है, हमें इसको फेच करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो LangChain है वो आरसीव पर जाएगा, वो और उस पेपर आईडी को देखेगा, ये हमने प्रोवाइड करी होगी अपने कोड में।
और जो LangChain है वो पेपर को डाउनलोड करेगा आरसिफ से, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, नोटिस अगेन द आउटपुट रिमेन्स आइडेंटिकल, स्टिल अ डॉक्यूमेंट, ओनली द सोर्स हैज़ चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लोडर ही बदल रहे हैं, लेकिन हमारा जो आउटपुट है, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सेम ही है। और यहाँ पर हम पेपर आईडीज का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एवरी रिसर्च पेपर ऑन अ आरसिव हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। थिंक ऑफ इट लाइक अ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस। ठीक है, हर एक जो रिसर्च पेपर एग्जिस्ट करता है आरसिव प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर एक रिसर्च पेपर के पास एक यूनिक आईडी है। ठीक है, तो हम उस यूनिक आईडी से उसको डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा रिसर्च पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम कोड में ही लिख देते हैं कि हमें ये वाला रिसर्च पेपर चाहिए, उसके लिए हम ये पर्टिकुलर यूनिक आईडी LangChain को बताते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग अटेंशन इज ऑल यू नीड, वी यूज इट्स यूनिक पेपर आईडी। हम लोग उसका टाइटल नहीं बताते, हम उसकी पेपर आईडी बताते हैं। दैट गारंटीज वी फेच एग्जैक्टली वन पेपर। कंसेप्चुअली आरसिव लोडर हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेरी इक्वल्स टू पेपर आईडी हम लोग यहाँ पे पास करते हैं और उसको हमने लोडर वेरिएबल में शो करा लिया। और जब हम लोडर डॉट लोड करेंगे तो हमारा जो पेपर है आरसिव से वो लोड हो जाएगा और DOCS डॉक्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो लोडर इंटरनली क्या करता है, वो कनेक्ट करता है आरसिफ प्लेटफॉर्म के साथ, पेपर को डाउनलोड करता है, उस डाउनलोडेड पेपर में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और रिटर्न कर देता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स को। एग्जैक्टली द सेम इंटरफेस वी हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया कि आरसिफ से हम लोग एक रिसर्च पेपर को कैसे लोड कर सकते हैं, कैसे। यहाँ पे हम अभी भी फर्स्ट स्टेप पर ही हैं, उसको ही हम इन डेप्थ देख रहे हैं कि डेटा इंजेक्शन अलग अलग लोडर्स से कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे कि PDF लोडर हो गया, टेक्स्ट लोडर हो गया, वेबसाइट लोडर हो गया, आरसिफ लोडर हो गया। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अगर आपके पास कल को कोई और डिफरेंट डेटा सोर्स आ जाता है जो कि हमारे इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, तो आप सेम कॉन्सेप्ट लगाकर आप उसके भी डेटा को आप लोड कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, लॉजिक हमारा सेम रहेगा। आपको बस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाना है LangChain की और वहाँ पर देख लेना है कि स्पेसिफिकली वो लोग कौन सी मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं आपके मतलब के टाइप को, आपके मतलब के डॉक्यूमेंट के टाइप को लोड करने के लिए। ठीक है, और आई होप मैं यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं जा रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ईजी वाली चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे मैं फास्ट ही जा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और थोड़ा सा स्लो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि आरसिफ पेपर से हम आरसिफ प्लेटफॉर्म से कैसे रिसर्च पेपर हम लोग लोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा विकीपीडिया, कि हम लोग विकीपीडिया से डेटा को कैसे लोड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये अगला हमारा नॉलेज सोर्स है विकीपीडिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ URL वी सिंपली प्रोवाइड अ सर्च क्वेरी। यहाँ पर हम URL प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ पे हम सर्च क्वेरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक विकीपीडिया लोडर है और उसके अंदर हमने क्वेरी प्रोवाइड कर दी कि हमें जनरेटिव AI से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं उसको विकीपीडिया पे सर्च करो और उसको फैच करो। ठीक है, तो यहाँ पे लोडर क्या करता है, LangChain क्या करता है, वो देखता है क्वेरी देखे, अच्छा जनरेटिव AI का विकीपीडिया सर्च मारेगा LangChain, फिर जो भी उसके पास रेलेवेंट आर्टिकल आएगा उसको पकड़ेगा, उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बना देगा। अगेन नोटिस द कंसिस्टेंट डिज़ाइन पैटर्न, वेदर द इनपुट इज टेक्स्ट और PDF और वेबसाइट और रिसर्च पेपर और विकीपीडिया, द आउटपुट इज ऑलवेज document. That consistency is exactly what makes the rest of the rec pipeline independent of the original data source. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी एक हमारा डेटा सोर्स हो गया जहाँ से हम अपने डेटा को लोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास बिगर डिज़ाइन पैटर्न आता है। एट दिस पॉइंट वी हैव सीन सेवरल कम्प्लीटली डिफरेंट सोर्सेज। हमने अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज देखे अपने इन लेक्चर्स में, जैसे कि हमारे पास लोकल फाइल है, उसको हम टेक्स्ट लोडर से लोड कर सकते हैं। PDF है, उसको PyPDF से लोड कर सकते हैं, PyPDF लोडर से लोड कर सकते हैं। अगर हमें वेबसाइट्स लोड करनी है तो वेब बेस्ड लोडर यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च पेपर लोड करना है तो आरसिव लोडर यूज़ कर सकते हैं। विकीपीडिया लोड करना है तो विकीपीडिया लोडर यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो ईच लोडर परफॉर्म्स अ डिफरेंट इंटरनल टास्क, दे ऑल एक्सपोज द सेम हाई लेवल बिहेवियर। कि हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स है, उसका हमने LangChain में से एक स्पेसिफिक लोडर हमने निकाल लिया और उस लोडर ने उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बना करके आगे पाइपलाइन में पास कर दिया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन इंटरफेस। द रेस्ट ऑफ द रेक पाइपलाइन
never needs to ask where the data came from. It only needs a collection of document objects to continue processing. जो आगे की जितने भी स्टेप्स हैं हमारे रैक पाइपलाइन के, उनको फिर ये पता करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि ये डेटा जो है वो कहाँ से आया है। ठीक है, उनके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनमें अपनी प्रोसेसिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप 1 है डेटा इंजेक्शन, उसका लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा स्टेप 1 है डेटा इंजेक्शन, वो उसके हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखे और हमने काफ़ी इन डेप्थ पढ़ा। अगली वीडियो से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम चंकिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे वाली चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सेशन में आपको मज़ा आया होगा। आप लोग के जो भी कमेंट्स हों, जो भी फीडबैक हो, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।